नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे बीए तृतीय वर्ष का छठा सेमेस्टर। इसके प्रश्न पत्र को हम हल कर रहे थे। इसमें मैंने व्याख्या भाग करवा दिया है। आज हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज हम करेंगे तीसरा प्रश्न। व्याख्या भाग कर चुके हैं और दूसरा जो बड़ा प्रश्न आता है वो हम कर चुके हैं। आज हम इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे में क्या है कि किन्हीं चार के लगभग 150 शब्दों में उत्तर देने हैं। कितने प्रश्नों के उत्तर देने हैं? 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे। 4 नंबर का एक प्रश्न होगा और तीसरा जो है पूरा कितने का रहेगा? 16 नंबर का। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहले तो आप ये देखें कि इनमें से ये 6 प्रश्न है और इसमें से आपको कौन सा सबसे अच्छा आता है उसी से लिखना शुरू करें। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न दिया है वो है आशा का अंत के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? मैं हमेशा बच्चों को यही बताती हूँ कि सबसे पहले आप बनाओ भूमिका या परिचय। उसमें आप बताओ कि आशा का जो अंत निबंध है ये किसका है, इसके रचनाकार कौन है और इसमें मुख्य विषय क्या है। मुख्य विषय यहाँ पर क्या है? अंग्रेजी सत्ता के बारे में बताया है या अंग्रेजी सत्ता पर व्यंग्यात्मक रूप से इन्होंने कटाक्ष किया है। किसने? बालमुकुंद गुप्त ने। और उसके बाद आप बताइए कि इसके उद्देश्य क्या हैं। उद्देश्य मैं करवा चुकी हूँ आपको कि आशा का अंत निबंध के मुख्य उद्देश्य क्या है, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अंत में आप क्या करोगे? इस पर निष्कर्ष लिखोगे कि निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि बालमुकुंद गुप्त जी का जो ये निबंध है ये अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में सक्षम है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से तत्कालीन व्यवस्था का चित्रण किया है। अगर उद्देश्यों की बात करें, तत्कालीन अंग्रेजी सरकार की जो दुराचारी प्रवृत्ति थी भारतीयों के साथ, उसका चित्रण किया है। भारतीयों की दुर्दशा का चित्रण किया है। हमारे साथ जो अंग्रेज़ों ने विश्वासघात किया उसका इन्होंने चित्रण किया है। ये बहुत से उद्देश्य हैं जो ये इस निबंध से निकलकर सामने आते हैं। उनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। दूसरा हमारा क्या है? देवदारू निबंध की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। देखिए, देवदारू निबंध किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे? भूमिका बनाओगे और भूमिका में पहले आप बताओगे कि देवदारू निबंध के रचयिता कौन है, किसका निबंध है और इसमें जो मुख्य देवदारू है इसको निबंध का आधार क्यों बनाया गया है। उसके बाद आप भाषा शैली का पॉइंट बनाओ। उसमें आप बताओ कि भाषा कैसी है और शैली कैसी है। 2 अलग अलग पॉइंट बनेंगे, भाषा का और शैली का। सबकी किताबों में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, वहाँ से आप कर सकते हो। लेकिन बार बार हम इसकी जिक्र करते रहते हैं। भाषा कैसी है इनकी? सहज सरल भाषा है, भावों के अनुकूल भाषा है। इसके साथ साथ हिंदी खड़ी बोली का तो प्रयोग किया ही है, लेकिन क्योंकि ये संस्कृत से प्रभावित थे, हमारे इतिहास से प्रभावित थे, तो इन्होंने उस ऐतिहासिकता को ध्यान में रखते हुए, पौराणिकता को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इसमें शिव की भी बात आई है, कामदेव की भी बात आई है, संस्कृत शब्दों को प्रधान रूप से इन्होंने स्थान दिया है अपनी भाषा में। फिर शैली आ जाएगी, वर्णनात्मक है, विवरणात्मक है, इसके साथ साथ भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। यानी शैली के जो प्रकार है वो निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध में सभी प्रकारों को इन्होंने शामिल किया है, या हम ये डाल सकते हैं, तो वो भी अपने आप में सही रहेगा। अंत में आप इसका निष्कर्ष बताओ कि निष्कर्ष रूप से अगर भाषा शैली की दृष्टि से देखें तो निबंध कैसा है, वही निष्कर्ष होता है। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न है वो क्या दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय देना है। देखो बेटा, ध्यान में क्या रखना है, हमने यही प्रश्न 8 नंबर के लिए भी तैयार किया हुआ है और यहाँ पर क्या पूछा है? 4 नंबर का पूछा है। तो यहाँ पर साहित्यिक परिचय मुख्य तौर पर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय विस्तार से बताने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, शिक्षा का विस्तार से बताने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। हमें क्या बताना है? साहित्यिक परिचय बताना है। उनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं उसके बारे में आप बताओगे और साहित्य की जो विशेषताएं हैं उसमें से जो मुख्य 2-3 विशेषताएं हैं वो बताओगे। अगर हमने यहाँ पर आपने ये साहित्यिक परिचय किया है तो हमने इस पर कई विशेषताएं की थी, सभी विशेषताएं आप नहीं बताओगे। 2 से 3 विशेषताएं या ज़्यादा से ज़्यादा 4 विशेषताएं आप बताओगे, क्योंकि हम यहाँ पर रचनाओं का भी डाल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले क्या करना है? आपको रामचंद्र शुक्ल के बारे में बताना है कि कौन थे, कैसे साहित्यकार हैं, उसके बारे में आप बताओगे। उसके बाद आप उसकी रचनाओं के बारे में बताओगे और फिर उनके साहित्य की विशेषताओं के बारे में आप बताओगे।
तो मुख्य यहाँ रचना और साहित्य की विशेषताएं रहेगी, जीवन को विस्तार से यहाँ पर नहीं बताना है। उसके बाद है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कि मूल भावना स्पष्ट कीजिए। किसका निबंध है? विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मूल भावना क्या है? परिचय दिया, परिचय में बताया कि निबंध किसका है। फिर दूसरा पॉइंट बनाओगे मूल भावना, स्टैंजा चेंज करोगे या पॉइंट बनाओगे। मूल भावना या उद्देश्य क्या है कि हमारी जो भारतीय परंपरा है, जो प्राचीन काल से चली आ रही है, राम के युग से चली आ रही है, हमें उन परंपराओं को, उन मान्यताओं को, उस संस्कृति को त्यागना नहीं है। हम अपने आप को भूल सकते हैं, लेकिन जो हमारी परंपराएं हैं, उन सभ्यता और संस्कृति है, उसमें हमें कहीं खंडन नहीं होने देना है, कहीं उनको खंडित नहीं होने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन राम का मुकुट नहीं भीगे। इसका मतलब क्या है कि राम का जो मान मर्यादा है उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, यही मूल भावना है। राम की मर्यादा क्या है? हमारी परंपरा, हमारी भारतीय संस्कृति, वही तो राम के अस्तित्व से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर यही इसकी मूल भावना है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इसमें एक गीत दिया है कि राम का मुकुट नहीं भीगना चाहिए, लक्ष्मण का पटुआ नहीं भीगना चाहिए, कमरबंद नहीं भीगना चाहिए, और सीता का सिंदूर हमेशा शाश्वत रहना चाहिए, वो भी नहीं भीगना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? मूल भावना, हमारी प्राचीन परंपराएं, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, वो खंडित नहीं होनी चाहिए। अंत में आप निष्कर्ष दे दोगे। निष्कर्ष बहुत बड़ा देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे एक ही पंक्ति का क्यों ना हो, लेकिन निष्कर्ष ये बताता है कि आपका प्रश्न पूरा हुआ, इसलिए आप निष्कर्ष ज़रूर दें। उसके बाद आ जाता है तिब्बत के पथ पर यात्रा वृत्तांत की विधागत यानी विधा की जो विशेषताएं हैं उनका उल्लेख करना है। सबसे पहले परिचय दीजिए कि तिब्बत के पथ किसकी रचना है। ये आगे का यात्रा वृत्तांत है, और इसमें इन्होंने अपनी नेपाल के मार्ग से होते हुए तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। उसके बाद इसकी विशेषताएं बताइए कि प्रत्यक्ष अनुभव है, क्योंकि यात्रा वृत्तांत में क्या होता है, जैसा देखा वैसा उसको लिखा जाता है, तो प्रत्यक्ष अनुभव है। व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिकता है, रोचक है ये, इसमें आत्मीयता के गुण भी है इस यात्रा वृत्तांत में। इसके साथ साथ कल्पनाशीलता की भावना है, या कल्पनाशीलता का इस्तेमाल किया है, क्योंकि कल्पना के बिना तो संभव ही नहीं लेखन कार्य। इसके साथ साथ उद्देश्य है, इसमें उद्देश्य क्या है? वहाँ की संस्कृति सभ्यता की जानकारी। जिस मार्ग से ये जाते हैं उस मार्ग में आने वाले जो गांव हैं, चाहे वो नेपाल के हैं, चाहे भारत से लगते इलाके हैं, या तिब्बत में जब पहुंचते हैं वहाँ तक मार्ग में जो भी इनको लोग मिलते हैं, उनके धर्म, सभ्यता और संस्कृति का वर्णन करना, उनको लोगों तक पहुंचाना, वो इनका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद आप इसका पॉइंट बनाएंगे भाषा और शैली का। भाषा कैसी है? आधुनिक काल के लेखक हैं तो इनकी भाषा कैसी है? सहज, सरल हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने किया है। इसके साथ साथ वहाँ के जो लोक भाषा के शब्द हैं उनका इस्तेमाल भी किया है। उसके बाद आ जाता है इसमें निष्कर्ष आ जाएगा। निष्कर्ष, अच्छा, इसमें भाषा के साथ शैली को आप ज़रूर में ध्यान में रखें। शैली को लिखते समय उसका स्टेंजा चेंज कर दें या पॉइंट बना दें। तो शैली क्या है, कैसी है? विवरणात्मक शैली है, क्योंकि विवरण दिया है वहाँ का, यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है, वर्णनात्मक शैली आ जाएगी। गिल्लू संस्मरण का सार लिखना है। देखिए, गिल्लू किसका संस्मरण है? महादेवी वर्मा का। और संस्मरण विधा में क्या होता है? पहले आप इसमें परिचय दे सकते हैं कि संस्मरण विधा क्या है, और जो गिल्लू संस्मरण है किसका है? महादेवी वर्मा का है। और इसमें गिल्लू एक गिलहरी के बच्चे से जुड़े हुए संस्मरण को उन्होंने संकलित किया है। उसके बाद आप स्टैंजा चेंज करें और उसमें सार बताएं कि कैसे गिल्लू महादेवी को मिलता है, वो उसकी रक्षा करती है, बचाती है, उसका इलाज करती है, फिर वो उसके साथ कैसे घुल मिल जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है, और सोनजूही के बेल के नीचे वो उसे दबा देती हैं। और आज सोनजूही की बेल पर जो फूल खिले हैं वो गिल्लू को महादेवी को गिल्लू की याद दिला रहे हैं। तो इस तरह से आप अंत में इसका निष्कर्ष लिख दें कि निष्कर्ष रूप से देखें तो ये रोचक और भाव प्रधान संस्मरण है। उसके बाद जो चौथा प्रश्न आपका रहेगा, चौथे प्रश्न में क्या है कि एक प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न रहेगा 10 नंबर का। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये 10 नंबर का प्रश्न आता है। अगर पैटर्न ज़्यादा चेंज हो तो ये 8 नंबर का आ जाता है, नहीं तो ये 10 नंबर का प्रश्न है। इसमें क्या है कि हरियाणवी भाषा की प्रमुख बोलियों पर टिप्पणी करनी है। अब हरियाणवी भाषा का
कौन कौन सी प्रमुख बोलियां हैं वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। सबसे पहले इसमें भी आप परिचय बनाओगे। परिचय में आप क्या बताओगे कि हरियाणवी भाषा क्या है, हरियाणा में वी प्रत्यय को जोड़ने से हरियाणवी का उद्भव हुआ है। उसके बाद ये हरियाणा प्रदेश की मुख्य लोगों की मुख्य भाषा के रूप में है और ये कितने प्रकार की होती है वो अलग अलग बताओगे। कौन कौन से रूप है इसके, बांगरू है, उसके बारे में विस्तार से बताओगे। बांगरू के साथ जो इसमें अहीर वाटी है, बागड़ी है, बागड़ी के बाद मेवाती है, और इसके साथ आप इन सब का विस्तार करते करते फिर कोरवी और ब्रज भाषा के बारे में विस्तार से आप बताओगे। तो इसमें कितनी हो गई, मुख्य तौर पर ये 6 हो गई। बागड़ी है, कोरवी है, बांगरू है, ब्रज है, मेवाती है, अहीर वाटी है। इनके बारे में आप विस्तार से यहाँ पर बताओगे और अंत में आप इसका निष्कर्ष दे दोगे। इसी तरह से हरियाणवी सांग परंपरा का उद्भव और विकास जो आप करोगे तो इसमें भी आपको क्या बताना है कि सांग क्या होता है। हरियाणा में ये मुख्य नाट्य शैली है जिसका कि प्राचीन काल से नौटंकी के रूप में इसका प्रचलन रहा है और गाँव में घूम घूम कर या इलाकों में घूम घूम कर लोग इस नाटक को प्रस्तुत करते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, वेश भरना, नकल करना। और उसके बाद जो सांग परंपरा है उसको हमने 4 भागों में बांटा था। पहला क्या था, संक्रमण युग था, दूसरा था प्रारंभिक युग, तीसरा था उत्कर्ष काल और चौथा था आधुनिक युग। इनके बारे में विस्तार से आप बताओगे और अंत में निष्कर्ष दोगे। ये दोनों ही प्रश्न मैं आपको करवा चुकी हूँ, उसके लिए वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो आप वहाँ से देख सकते हो। 5वां प्रश्न बनता है लघु उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 2 का उत्तर देना है। एक होगा 5 नंबर का, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं कल इसका दूसरा जो भाग है वो डाल दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो वीडियो है आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे तो गारंटीड है कि आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे और कोई डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे मेरे साथ चैनल पर जुड़े हुए हैं जिनका सिलेबस पूरा नहीं है वो जैसे जैसे मैं आपको ये पेपर सोल्व करवा रही हूँ, अगर आप इन पेपरों को सोल्व कर लेंगे, इन प्रश्नों को जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से लिख लेंगे तो भी आपका पेपर बहुत अच्छा बनेगा। इसलिए जुड़े रहिए, इसी तरह से अपना जो कमेंट है वो देते रहिए क्योंकि आपके कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है कि मुझे आगे क्या करवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।